नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम रणभेरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम कयास चल रहे थे कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है, आज उन्हीं सब पेचों पर आज आपको बता दें पूर्ण विराम लग गया है और एनडीए की सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला वो अब सामने आ गया है। जहां लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई हैं, यानी लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच मांझी और कुशवाहा को एक एक सीटें दी गई हैं। तो मांझी और कुशवाहा को एक एक सीटें दी गई हैं, लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई हैं। बात अगर हम बीजेपी की करें तो 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी कि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अगर हम बात करें जेडीयू की तो जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जैसा कि कयास भी ये लगाए जा रहे थे कि 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है और 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा हो, हम पार्टी हो, इन लोग को एक एक सीट दी गई हैं। लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब बात की जाए पशुपति पारस की तो उन्हें अब साइड लाइन कर दिया गया है। 5 सीटें तो लोजपा रामविलास को दे दी गई हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ कमल देव नारायण जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विजय कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। रविंद्र शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं विजय कृष्ण जी। 16 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में बात की जाए, कहा जा रहा था सब कुछ ठीक है और पूरा एनडीए इंटैक्ट है, लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय दूरी बनाकर रखी और लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई और पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया गया, वजह क्या मानी जाए इसके पीछे की? देखिए, एनडीए गठबंधन में सारा कुछ सही है और आवाज बहुत बुरी रहा है। हाँ जी, आप बोले, हम आवाज़ अभी सही करवाते हैं जी। हाँ, तो एनडीए गठबंधन में बिल्कुल सभी कुछ जो है बिल्कुल सही है और सभी लोगों को, जितने भी हमारे घटक दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, हम हो या फिर कुशवाहा जी की पार्टी रालोसपा हो। और जहाँ तक रही बात, हम पशुपति पारस जी की बात कर रहे हैं, तो उनको भी कोई साइडलाइन करने की बात नहीं है। उनको भी कहीं न कहीं हम लोग जगह देंगे, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से अभी हम लोगों को सिर्फ एक ही एजेंडा है कि पूरे भारत में इस बार जो चुनाव है उसमें हम लोग 400 पार कैसे करेंगे, इसके लिए सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। और बिहार की 40 सीटें कैसे अपने खाते में किया जाए, इसके लिए हम सभी घटक दल जो है सम्मानजनक समझौते के साथ सभी लोग एक साथ एक मंच पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़े होकर हम लोग 40 के 40 सीट अपने खाते में करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसमें किसी को साइड करने की बात तो हो ही नहीं रही है। आप देखे होंगे कि पशुपति पारस जी भी अभी तक कुछ भी खुल के नहीं बोले होंगे आपने एनडीए के खिलाफ। वो एनडीए के पार्ट हैं और नहीं बोल चुके हैं सर। और कितना बोलेंगे वो, कितना बोले वो? देखिए, अभी आप समझ लीजिए कि हम लोग सभी एनडीए घटक दल सभी एक साथ खड़े, एक जगह पे खड़े हैं। एक ही एजेंडा है कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में इस देश में फिर से दोबारा 2024 में एनडीए की सरकार की और प्रचंड बहुमत के साथ कैसे बने, इसके लिए हम लोग सभी लोग एक साथ एक मंच पे खड़े हैं। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा समझौता है। सभी पार्टियों खुश है इससे, हमारे सभी घटक दल जो है एक साथ हमारे साथ खड़े हैं। कमल देव नारायण जी, बीजेपी की तो लिस्ट आ गई, आपकी लिस्ट आएगी सर कि नहीं? अभी कुछ समझौता हुआ, कुछ बातचीत हुई? मेरी भी लिस्ट आ जाएगी, समय पर सब आप लोगों को पता चल जाएगा।
कितनी सीटें मिल रही सर हम लोगों कांग्रेस के यहाँ भी सब लगभग ये तो बड़े लोग तय करेंगे, जो नेता बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा सीट। लेकिन सर अभी तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है वो चाह रही है 15 से 18 सीटें, और ऐसे में 30 सीटों पर खुद आरजेडी चुनाव लड़ना चाह रही है। आप लोग को 7 सीटें देना चाह रही है, जस्ट आधा। आपके कई प्रवक्ता भी ये कह चुके हैं। बहुत सारे नहीं, हमारे कोई प्रवक्ता नहीं कहे हैं, कोई अथेंटिक की बात नहीं है। हमारे तरफ से 15 सीटों का दावा है। अभी बातें चल रही है, तेजस्वी जी का भी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया था कि सब ठीक रास्ते पर चल रहा है, एक आध दिन में सारी बातों की फैसला हो जाएगा और सब बातें सामने आ जाएगी। कांग्रेस सम्मानजनक सीट से लड़ेगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है देश के लोकतंत्र को बचाने का, मेरा लक्ष्य है देश को लूटने वालों को सत्ता से बाहर करने का। इसलिए जितने भी महागठबंधन के पार्ट हैं, समूचा का लक्ष्य एक ही है, उस लक्ष्य पर वो काम करेंगे। सीट की संख्या कोई मायने नहीं रखती। मायने नहीं रखती। अगर आपको 7 सीट दे देंगे तो आप लोग मान जाएंगे। 15 सीटों की तो डिमांड कर ही रहे हैं आप लोग। अगर मनीष जी, अगर की बात हम क्यों करते हैं, जो भी बातें होगी एक टारगेट के तहत होगी कि टारगेट हमारा कैसे पूरा होगा, उसके तहत होगा। क्योंकि हम टारगेट हमारा है मोदी को सत्ता से बाहर करना, गए थे, देश के लोकतंत्र को बचाना। हमारे रिपोर्टर गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर प्रवक्ता कहे थे भाई देखिए हम तो 15 सीटों की हम लोग डिमांड करते हैं। अब बात तो यहाँ पर ये है, बनेगी कितनी सीटों पर बात, मतलब कि आप लोग अगर आपको 7 सीटें देंगे तो आप लोग कमजोर हैं वहाँ पर अभी। यही बातें तो मैं भी कह रहा हूँ कि हमने 15 सीटों का दावा किया है, अभी फाइनल सेटअप नहीं बना है। फाइनल सेटअप बनने के बाद सब बातें आपके सामने आ जाएगी। जैसे एनडीए में हो रहा था कि सब बातें हो गई है, तो आज इन्होंने किया, इसके बाद मेरा भी 1 से 2 दिनों के अंदर आ जाएगा। सर इंतजार कर रहे थे क्या आप लोग कि एनडीए अपनी सीट को पहले क्लियर करे तब आप करेंगे? इंतजार तो आप लोग करते हैं कि कौन पैसे क्या कर रहा है। हम इंतजार कर रहे थे कि हमारी सब बातें सुविधाजनक ढंग से और सही ढंग से हो जाए, और कहाँ किसको लड़ना है ताकि एनडीए को हम साफ कर सके, बिहार में 0 पर आउट कर सके। लक्ष्य मेरा यह है। अच्छा, रवि शास्त्री जी, एनडीए को साफ करने की पूरी कवायद में है कि एनडीए को साफ कर देगी इंडी गठबंधन, लेकिन रवि शास्त्री जी यहाँ पर तो ये है जो सबसे बड़ी चीज इसमें निकल कर आई। पहले मनीष जी एक बात जरा सुन लीजिए मेरा। जी। मेरा इंडिया गठबंधन है, एनडी गठबंधन नहीं है। अगर एनडीए गठबंधन को पूरा आप एनडीए कह सकते हैं, तो इंडिया गठबंधन को एनडी कहने का क्या तात्पर्य है? हाँ, नहीं सर, वो हम लोग इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन है। इंडिया अलायंस है ना सर, इंडिया अलायंस है ना, इंडिया अलायंस है ना, इंडिया गठबंधन का नाम है। जैसे पूरा आप एनडीए गठबंधन है कि नहीं है, तो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन नहीं है। फिर जाएंगी सर, INDI लिख लेते हैं। ठीक है सर, एक का मतलब क्या हो सर, इंडिया अलायंस ही है ना, एक का मतलब क्या है, डबल ए थोड़ी ना है सर। आप डबल ए कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ठीक है सर, दूर तक बात जाएगी, लेकिन ठीक है। रवि शास्त्री जी यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है आप लोग को भाई एनडीए को साफ कर दिया जाएगा, हम लोग ऐसी टीम लेकर आएंगे, ऐसे प्रत्याशी उतारेंगे। तो सर आपको लग रहा है, लेकिन इसमें एक तो ये सवाल है, दूसरा चीज़ ये है यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से लोजपा रामविलास को आगे किया गया है, तो आने वाले समय में जो फ्यूचर देख लिया गया है, क्या बीजेपी ने फ्यूचर देख लिया है कि चिराग पासवान का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, इनके साथ चलना बेहतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। सवाल लोजपा और सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल है कि सबको सम्मान मिला है, सबको सम्मान का अधिकार है और सबको सम्मान मिलना भी चाहिए। इसलिए किसी के भविष्य की बात नहीं है, सबको मिलकर के साथ चलना है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं और हम लोग देश को सशक्त बनाने के लिए हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं सर, वो तो ठीक है, हम लोग कब कह रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पर बात ये है ना कि जिस तरह से चिराग पासवान को आगे किया गया है और पशुपति पारस को पीछे किया गया, जो कि केंद्रीय मंत्री भी अभी तो फिलहाल हैं, हाल फिलहाल हैं, तो उनको पीछे बैकफुट पर क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है?
देखिए, हम लोग किसी को पीछे नहीं करते हैं, हम लोग सबको साथ लेने का काम करते हैं। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। इसलिए याद रखिए कि हम लोग किसी को पीछे नहीं करते, हम लोग किसी को भगाते नहीं हैं। हम लोग सबको लेकर के चलने वाले हैं और जो आते हैं उनका स्वागत करने वाले लोग हैं। इसलिए इस तरह का भ्रम मत रहिए कि हम लोग किसी को छोड़ करके चल रहे हैं। हम लोग सबको लेकर के चल रहे हैं, जिनको आना होगा स्वागत है, और जो साथ में है उनका भी स्वागत है। तो आपको क्या लगता है विजय कृष्ण जी, साथ हैं पशुपति पारस के साथ नहीं है? बिल्कुल, एनडीए गठबंधन के सभी पार्टी एक साथ एक स्वर में माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक साथ खड़े हैं। दूसरी बात है कि कांग्रेस का कुनवा तो अपना खुद ही बिखरता जा रहा है, और वो अभी बिहार में ही नहीं, आप देख रहे हैं कि जहां जहां वो अपना प्रत्याशी का घोषणा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? उनको मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार में तो पिछले कांग्रेस की तो स्थिति कम से कम एक सीट की थी, आरजेडी तो 0 पे आउट थी। इस बार जो उनकी गठबंधन है तो उनके पास न नियत है, न नेता है, न नेतृत्व है। तो जाना कहाँ है उनको तो खुद ही पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो इतना पता है कि उनको फिर से 0 पे आना है। बिहार में उनको तो 40 में से 0 सीट मिलना है। एक सीट जो कांग्रेस के पास थी वो भी इस बार गंवा बैठेगी कांग्रेस, क्योंकि इनके जो पार्टी के मुखिया हैं, इनकी शुरू से ही आप कांग्रेस की देख लीजिए तो कांग्रेस में सोनिया माता के परिवार से चल के और बिहार में लालू जी के परिवार पे जाके खत्म हो जाती है इनकी पार्टी की सिस्टम। ठीक है कमलदेव नारायण जी, ठीक है आते हैं। कमलदेव नारायण जी, एक सवाल ये है, एक कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग को डर भी है, क्योंकि आप लोग के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, छोड़ कर पार्टी चले जाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं ये दगे हुए कारतूस थे, ये लोग कोई काम नहीं करते थे, इन लोग को खरीद लिया गया। तो आप लोग के सामने कई चुनौती है भाई। चुनौती सबसे बड़ी ये है कि आप टिकट आप देते हैं, वो चले कहीं और चले जाते हैं। मनीष जी, यह बातें हर पार्टी में लागू है, और भाजपा से भी बहुत लोग कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, कर्नाटक में हो, और जगह भी हो। तो इसकी बात तो नहीं उठती है। हमारे यहाँ से भी दल छोड़ के लोग गए हैं, लेकिन अभी जो विधानसभा में हुआ, हमारे यहाँ दल विरोधी कानून भी है। विधानसभा में एक प्रक्रिया के तहत दल विरोधी से जो लोग गए हैं उनको एक संख्या, ठीक है सर, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन एक डर भी तो है आप लोग को, लेकिन आप लोग जो सांसद विधायक उतारते हैं, जीतते हैं, वो इधर उधर चले जाते हैं। आप लोग के लिए ये भी तो एक बड़ा सरदर्द है। कोई डर नहीं है, कांग्रेस को कहीं कोई सरदर्द नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे लॉयल हैं, पार्टी के लॉयल हैं, उनके लॉयल्टी के आधार पर दी जाती है, सौदेबाजी लेकिन लॉयल्टी कहाँ चली जाती है जीतने के बाद? आज की सौदेबाजी कहाँ करनी है? बीजेपी में हर जगह सौदेबाजी का सौदा चल रहा है, पूरे देश में एक एक राज्य उठा के आप देखिए। आप गठबंधन की बात करते हैं, बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होने के बाद भी इस देश के राजनीति को गठबंधन की राजनीति बनाए रखना चाहती है। इसके लिए जहां जहां उसका गठबंधन नहीं है, एक कोना भी नहीं छोड़ा, गठबंधन करने का प्रयास किया और सरेंडर करके गठबंधन किया। आप जिस बिहार की बात करते हैं, 2019 में क्या हुआ था? नीतीश जी कहां सरेंडर कर रही है? पार्टी थी, यहाँ पर जेडीयू को 16 दी और अपने पास रखी 17 सीट। कहां बीजेपी सरेंडर कर रही है? इसके बैक में जाइए ना, 2019 में जाइए ना, 2019 में जाइए। कितने अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट के 2 एमपी वाले जदयू को 17 टिकट दिया गया। तो सरेंडर नहीं तो और क्या है? बीजेपी गठबंधन की राजनीति बिहार में रखना चाहती है, और नीतीश जी को सोचना है और चिराग जी को भी सोचना है। जो चिराग जी कहा करते थे कि साहब नीतीश जी को हमको बर्बाद कर देना है, और नीतीश जी के साथ उनके दल के सारे बड़े नेता ने कहा कि बीजेपी ने हमारे पीठ में खंजर घोड़ा है, और इनके माध्यम से, चिराग के माध्यम से कांग्रेस के बाद सर लालू यादव जी ने भी कांग्रेस को लेकर काफी बयानबाजी की है अपने समय में। तो ऐसी बयानबाजी खूब चली है, तो बयान से लेकर आप क्या करेंगे? बयान नेता जो बयान देते हैं उसका कोई अर्थ होता है? अरे भाई, तो आप महागठबंधन के बारे में जो एक बना ले रहे हैं माइंडसेट की, साहब यहाँ ऐसे हो रहा है, तो वहां भी हुआ है, एनडीए में हुआ है। सीट शेयरिंग का हमारे यहाँ
नहीं है, सारे फार्मूला उचित के चल समय रहा पर है। सारी बातें सामने आ जाएगी। ठीक है। बैठक वहाँ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवि शास्त्री जी, बिना फार्मूले के चल रही है क्या जी इंडी गठबंधन? कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, बिना फार्मूले के चलेगा कोई भी गठबंधन? एनडी गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन। देखिए, आप बोलिए तीनों सर, का जो आपको हम सपना नहीं है- रोकेंगे कमल देव जी, हम आपको नहीं रोकेंगे जी, आप बोलिए जी। हाँ रवि शास्त्री जी, हम लोग मजबूती से जो है देश के साथ हम लोग खड़ा है, देश की उन्नति के साथ हम लोग खड़ा है। हम लोग को जिस तरह से पिछली बार हम लोग को प्रचंड बहुमत मिला, उससे भी बढ़कर के हम लोग इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम लोग जैसे भाई ने बताया कि भाई 400 पार करेंगे, तो सच्चाई देश में एक माहौल बना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग खड़ा है, वो दिखता है, जमीन पर दिखता है। गरीबों में भी हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय को, तमाम लोगों के लिए हमने काम किया है। इसलिए ये किसी को कहने से कुछ नहीं अंतर पड़ता है। हम लोग खुद अपना काम करते हैं और काम करने में विश्वास रखते हैं, किसी कहने से कुछ नहीं होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़, कमल देव जी, एक चीज़ है यहाँ पर, इसको भी समझना पड़ेगा कि आप लोगों का जो जनाधार है, हम बात करें तो यहाँ पर जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके बराबर आप लोग का जनाधार है। जैसे अगर हम बात कर ले हम पार्टी की, या बात कर ले हम उपेंद्र कुशवाहा की, उनके बराबर तो आप लोग का जनाधार है यहाँ पर। तो अब ये दो पार्टी तो एक साथ यहाँ पर एनडीए के में है, ऐसे में अगर आप लोग फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अगर आप चलिए आप लोग की सीट शेयरिंग पर बात ही बन जाती है, तो फिर कैसे चुनौती देंगे? सबसे बड़ी चीज़ है चुनौती देना। चुनौती कैसे देंगे? क्योंकि जितेंद्र मांझी की अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, काफ़ी अच्छी पकड़ है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इधर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा की अच्छा होल्ड है, बात करें जेडीयू की, उनकी भी ऐसा नहीं, पकड़ बहुत अच्छी है, चले आ रहे हैं, एनडीए के साथ चले आ रहे हैं और अच्छा खासा सीटें भी पा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? अगर 7 सीटें आप लोग को दे दी जाती हैं, बाकी सीटें क्या मतलब अकेले लड़ेगी और वाम दल को 1, 2, 3, 4 सीटें दे दी जाएगी? मनीष जी, कांग्रेस अपने वसूलों की राजनीति करती है, हम जनता जनार्दन पर भरोसा करते हैं। हम इस देश के युवाओं के साथ भरोसा करते हैं, इस देश के महिलाओं के साथ भरोसा करते हैं, जिनको विगत 10 वर्षों में चला गया है। आज यह देश का युवा जानना चाहता है कि 2014 में सत्ता में आने के पहले जो प्रतिवर्ष 2 महिला आरक्षण बिल तो पास यही लोग करा ले गए, महिला आरक्षण बिल तो यही लोग पास करा ले गए। देखिए आप लोग उसको ट्विस्ट मत कीजिए, कहने का मतलब है कि आपके बता रहे हैं आपको 3 तलाक पर 3 तलाक ये ले गए माइलेज, इसलिए कि मैं पूरे 10 साल अपने विरोधी राजनीति के तहत पूरे 10 साल मैंने युवाओं की बात उठाया, रोजगार का बात उठाया, कहाँ महिलाओं के हित का बात उठाया, किसानों के हित का बात उठाया। कहाँ हो जा रही है? चुप कहाँ हो जा रही है? चूंकि तो हो रही है मीडिया के साइड से बाहर है, तो जैसे अभी आपने एक इशू आप उसी साइड का बोल रहे हैं। मैं न्याय का बात कहा, महिलाओं के न्याय का बात कहा, युवाओं के न्याय का बात कहा, बेरोजगारी की बात कहा, महंगाई की बात कहा, इस पर कहाँ कुछ हो रहा? अभी चुनावी बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट आया है उस पर कहाँ डिबेट हो रहा? उस दिन मैंने भी बात कहा था, यह इशू है जिसको देश की जनता को जानना चाहिए और मीडिया को भी चौथा स्तंभ होने के नाते इन इशू पर जनता का ध्यान देना चाहिए। सर सब पे डिबेट होता है, लेकिन सीट शेयरिंग सर सब पे डिबेट होता है। दूसरी चीज ये है, ये भी समझना होगा, आप देखिए ना यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ये भी समझना होगा कि अच्छा जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात हो रही है उसमें क्या कांग्रेस का नाम नहीं है? कांग्रेस का नाम है ना, तो फिर सिर्फ बीजेपी से सवाल क्यों, कांग्रेस से नहीं होगा? नहीं बीजेपी होगा सर, सब चीजें हो रही हैं सर, यही बात हो रहा है। आप चीजों को उठा तो रहे हैं, लेकिन उठाने का तरीका क्या है वो भी तो देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट को 3 बार एक ही आदेश में संशोधन करके स्टेट बैंक से 3 बार 3 चीजें मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आईडी नंबर के साथ तुम बॉन्ड के बारे में बताओ, नहीं बताया। 3 बार डायरेक्शन देने के बाद फिर डायरेक्शन देना पड़ा कि डिटेल बताओ। उसमें पाकिस्तान के कंपनी से भी पैसा आया है, बॉन्ड आने के बाद क्लियर हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हो, उस पाकिस्तान के कंपनी से कैसे पैसा आया? जिस कंपनी पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा हुआ है, इसके बाद वह कंपनी बॉन्ड खरीदता है और उससे
कई गुना ज्यादा का काम दे दिया जाता है।